अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बड़े एक अहम इशू की तरफ बात करनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह जजेस को मैनेज करती है, किस तरह फ़ौजी जनरलों को अपने हाथ में लेती है और किस तरह ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करती है। कुछ चीज़ें तो आपने साबका सदर सुप्रीम कोर्ट बार एतजाज़ अहसन की ज़ुबानी सुन ली। हमारे यहाँ लिबरल को बड़ी मुसीबत पड़ी है, बड़ी मर्चें लगी हैं बहुत से लोगों को। वो सच जो है, सच छुपाया नहीं जा सकता। शरीफ ख़ानदान को हमेशा से लोगों को साथ मिलाकर खेलने की आदत है। उन्होंने तरीक़ाकार तय कर लिया हुआ है कि जर्नल्स को या रिटायर्ड जर्नलों को, फिर जजेस को जब अपने हाथ में रखना है, जब रिटायर्ड हो जाए तो किस तरह उन्हें नवाजना है, ब्यूरोक्रेट को अपने साथ रखना है, जब वो रिटायर हो जाएं किस तरह नवाजना है। ये तारीखी बातें हैं। मैं मिसाल के तौर पर छोटी सी बात, हमारे सीनियर हैं, उस्तादों में से हैं जस्टिस आमिर रज़ा साहब। देखिए, उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन आज भी उनके थिंक टैंक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़ा एक फ़ाल किरदार है उनका। और कई इशूज़ के हवाले से मैं उनको कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहता, काबिल इज़्ज़त शख्सियत है। जब कोई ऐसी बात होगी फिर तफसीली बात करूँगा। मैं आपको याद कराने लगा हूँ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, आपको जस्टिस रफ़ीक तारड़ भी याद होगा, आपको जस्टिस खलीलुर्रहमान ख़ान भी याद होगा। जस्टिस सजाद अली शाह के दौर की बात मैं बता रहा हूँ आपके सामने। ये रखनी ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ सके। और फिर जब ये रिटायर हुए, जस्टिस रफ़ीक तारड़ को तो सदर पाकिस्तान बना दिया। जस्टिस खलीलुर्रहमान ख़ान को क्या एडवांटेजेस दिए, रिकॉर्ड का हिस्सा है। गूगल में सर्च करें, वो एक एक पे फिर कभी तफसीली बात करूँगा। आज का मौजू सिर्फ मेरा ये बताने का आप तक मकसद है, आप तक रखने के हवाले से। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को सदारती इलेक्शन 6 दिसंबर 2008 में हार गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे और मुशर्रफ जाने के बाद फिर आसफ़ अली ज़रदारी सदर आए थे और आसफ़ अली ज़रदारी 153 वोटों से जीत गए थे। 2013 में भी इनका नाम लिया जाता रहा और लेकिन ममनून हुसैन को सदर बना दिया गया। लेकिन सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को गवर्नर बना दिया उन्होंने 9 नवंबर 2016 को। तबीयत नासाज थी उनकी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। 2017 में उनका इंतकाल हो गया। ये रिकॉर्ड में समझना है। रिटायर्ड जनरल आपने अब्दुल कादिर बलोच का सुन लिया, बलूचिस्तान से छोड़कर चले गए। अभी एक और अब्दुल क़य्यूम इनके पास मौजूद है। 2 साबका रिटायर्ड जनरल हैं। उन्होंने क्या क्या जब जहाँ अपने इक़्तिदार में थे क्या क्या एडवांटेजेस दिए और बाद में क्या फ़ायदा लिए, ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं। वो बताने की समझ जाना चाहिए ना। उसके अलावा कई MNA MPs हैं जो हाई कोर्ट के जजेस रहे हैं, इनकी पार्टी में। कई ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस रहे हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, साबका उनके करीबी रिश्तेदार, एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं। वो रिकॉर्ड में तफसीलें मैं बताऊँगा आपको, मैं इशारों में बता रहा हूँ ताकि आप कमेंट्स में मुझे ज़रा चीज़ें लेकर मदद आप खुद बताएं ना, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की यादाश्त कितनी मजबूत है। मैं इशारों में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आपको रिटायर अपने आपको पता है, ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से राणा मकबूल तो नाम याद है ना, IG पंजाब, सेनेटर हैं आजकल भी, बड़ी मुलाजमों की तरह हाथ बांध के हाथ खड़े होकर वो सारा करते। त्यारा साजिश केस में क्या किरदार रहा है। फवाद हसन, फवाद का नाम तो नहीं आप भूले होंगे, अभी भी आपके सामने मौजूद है। आहत चीमा का नाम भी तो आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आपको। बड़े नाम है यहाँ, इतने नाम है, कुरेदने लगे। मैं आज मैं नया चैप्टर ओपन करने लगा हूँ और आप लोगों ने नाम बताने हैं किन किन ब्यूरोक्रेटों को इन्होंने एडवांटेज दिया है। वजीर बनाया, MNA बनाया, MPA बनाया, कौन से रिटायर्ड जज को, कौन से जज को इन्होंने बाद में टिकटें दी और कौन से रिटायर्ड जनरलों को या को ब्रिगेडियर लेवल के या उस लेवल के लोगों को कहाँ कहाँ एडवांटेजेस दिए। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं और ये मैं आज ओपन कर रहा हूँ डिबेट, इसमें मैंने तफसीली बात करनी है। कैसे हो, और हमेशा से ये रिकॉर्ड की बात है। अगर आपको याद हो
1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की असम्बली डिज़ोल्व हुई, बहाल नहीं की हमारी इस अदलिया ने। याद आ गया आपको? हाँ, 1993 की असम्बली में आए हैं। 1993 नवाज शरीफ की असम्बली तहलील की, वो गालिबन 6 महीनों में बहाल होगी। तफसीलात पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा जज थे, वो एक एक केस को लेकर डिस्कस करेंगे, जहां तफसील पे हम बात करेंगे किरदार के ऊपर हवाले से। अच्छा चलें हम एक और केस में ले जाते। त्यारा साजिश केस की मैंने बात की, आपको याद होगा 2000 में 6 अप्रैल 2000 में कराची की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सजा दी थी उम्र कैद की। शहबाज शरीफ वगैरह बाकी को बरी कर दिया था। हेलीकॉप्टर केस है, मशहूर ज़माना आपका याद होगा ये। और फिर दिसंबर में गालिबन एग्जाइल, सेल्फ एग्जाइल में चले गए, 10 साल का मुआहदा करके गए। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं मुल्क से बाहर निकल के हालात पैदा करने के लिए। फिर ये वार्ड चले गए और वहाँ हालात पैदा किए, फिर ये पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान जब आए फिर हालात ही बदले हुए थे। वो कैसे? वोकला मूवमेंट शुरू हो गई थी। वोकला मूवमेंट में जो किरदार अदा किया, फिर साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो एजेंडा था वो मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो बड़ी तफसीली बातें करने वाली है। पीपल्स पार्टी के दौर में जजेस अगर तैनात हुए तो वो जजेस निकाल दिए गए, वो जहाज ट्रस्ट की शक्ल में हो या किसी शक्ल में हो। नवाज शरीफ के दौर में जो जजेस भर्ती हो वो रहे। इफ्तिखार चौधरी में भी जब सेकंड जो एमरजेंसी प्लस लगाई गई मुशर्रफ से, वो बड़ी गलती वो करवाई गई, वो इंटेंशनली कराई गई। फॉरेन एजेंडा था कि यहाँ से जुडिशरी को पूरा कंट्रोल में करना है, इसको अमीरुल मोमिनीन बनाना था। इतना नहीं पता ऊपर वाली ज़ात बहुत बड़ी है, सारे राज खुल जाएंगे। बहुत राजों पे पर्दा खुलने वाला। आज की वीडियो, आपका प्रोग्राम बहुत अहम है। मैंने आज नया चैप्टर वहाँ ओपन किया है कि इनके एक एक केसों के बारे में तफसीली बात होगी, और इसमें मैंने एतजाज हसन साहब से भी कहा है इस्लामाबाद में उनसे भी तफसीली गुफ्तगू होगी। कुछ तारीख के औराक पलटेंगे। इरफान कादर साहब को भी मैंने कहा है, उनसे भी तारीख के औराक पलटेंगे। अनवर मंसूर साहब आजकल पाकिस्तान में नहीं है, कोशिश करेंगे कि उनसे भी तफसीली बात हो और वो सारा कुछ आप लोगों के सामने आए, रिकॉर्ड पे आए। कोशिश हमारी, मेरी तरफ से होगी। फिर आपको याद है जब लॉयर्स मूवमेंट बहाल होगी, मैं जो कोई इसका हिस्सा था ना, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, मुझे याद है माल्टाउन में इजलास होने, परवेज़ रशीद यहाँ क्लब हाउस में बैठकर क्या कुछ किया करता था। पूरा ड्रामा, पूरा स्टेज सेट किया इन लोगों के लिए। और जब नाहल हुए, इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो उसके लिए प्रपोजल और सेकेंडर की तैयार हुआ प्लानिंग के अदालत में किस तरह मैनेज किया जाएगा। ये भी है, ये भी डिटेल में बात करेंगे, आपको समझाएंगे ये सारी बात को सामने रखते हुए। फिर वही त्यारा साजिश किया है। 9 सालों बाद अपील दायर हुई, टाइम बार्ड ख़त्म किया गया और इनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया, तारीखी रिलीफ है वो। और उस पूरी जजमेंट पे अलहदा से गुफ्तगू करनी है, उसमें मैं तय करूँगा किन से बात करनी है, उस रिव्यू के बारे में भी, उस अपील के बारे में भी। ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे है, यानी पूरी प्लानिंग के साथ अपने लोग इंडक्ट कर रहा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में लेके आना या अपने माइंड के लोग फौज के अंदर लेके आना और ड्रोंदी मारना का वो, या इमरान खान जो बात एक करता है ना, अंपायर मिलाकर खेलते हैं, वो बात गलत नहीं है। वो इमरान खान की बात में बहुत वज़न है। और ये हकायक और वाक़या जब आप तारीख की औराक की अब बात नहीं ना होती इनके इस किरदार के ऊपर। आज जो चैप्टर मैंने खोला है, मैंने इसीलिए खोला है ताकि आपको पता चले। उस केस पे भी डिटेल में डिस्कस होनी। 9 सालों की कंडोनेशन है। फिर यही नहीं है, फिर 2012 में ले जाऊँ हुदैबिया केस, मशहूर ज़माना हुदैबिया पेपर केस। 2012 के अंदर फैसला होता है, 2 जज, जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद, जस्टिस फ़ारूक इरफान, एक कहता है क्वैश होगा, री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूसरा कहता है क्वैश होकर री इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। रेफरी जज के पास मामला, जब डिवीजन बेंच है ना नैब के केसेस हो, अभी आपने पिछले दिनों देखा है, उन केसेस पे मैं अलहदा बात करूँगा, आता हूँ उस पर भी मैं। 1 साल तक केस नहीं लगता, रेफरी जज, फिर 1 साल बाद जस्टिस सरदार तारक शमीम, जिन्होंने छुट्टी वाले दिन भी आपको पता है इनको एडवांटेज दिया था, वो आते हैं और वो जजमेंट पढ़ने वाली है। क्या ज़बरदस्त है, ऐसी खूबसूरत और क्लासिक जजमेंट, उनके रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ इस हवाले से, आ जाएँ सरदार शमीम साहब की उस तर्ज की जजमेंट्स दिखा दें मुझे। और फिर कमाल की बात है, क्या प्लानिंग पूरी होती है,
नसीर भुट्टा साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होते हैं और PMLN के सदर हैं, वो कहते हैं कोई ऐश कर दें, कोई अर्ज नहीं है। नैब के अंदर इनके अपने बंदे आते हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के बात है। और यूं जो है सरदार शमीम साहब भी कहते हैं क्वैश री इन्वेस्टिगेशन नहीं। फिर उसी दौर के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब क्या किरदार अदा करती है, अपील फाइल नहीं करती। अब ये कहानी यहाँ मैं रोक रहा हूँ, इस पर फिर बात करनी। अभी आप देख लें सिंध हाई कोर्ट में ज़मानतें नहीं हो रही, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानतें हुई और वो ज़मानतें सारे सुप्रीम कोर्ट के तलाल असहा केस की खिलाफ वर्जी है। यानी हार्डशिप और उसके अलावा नहीं हो सकती। वो चाहे शहबाज शरीफ की हो, चाहे राना सनाउल्लाह की हो, चाहे कैप्टन सफदर यानी ख्वाजा आसिफ की हो, इन सब को अगर देखा जाए तो ये नहीं हो सकती। यहाँ भी रेफरी जज दिनों में बन गया था। जहाँ ना बात मैंने पनामा में सुनी नहीं गई इनकी, पनामा में मैनेज नहीं कर पाए। मैनेज क्या करना पड़ना है, मेरिट पे था, बड़ा मुश्किल है। और मर्द मुजाहिद से वो लोग वो असूलों पे पीछे नहीं हटे। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी, बड़ी तफसील में बात कर रही हैं। जहाँ इनको एडवांटेज ना मिले, वरना तारीख बात है, जितना इंसाफ इनको मिला इनका बटा है। पानी गिलास में से उबला है, उछला है। यहाँ इनके लिए इंसाफ के दरवाजे इस तरह के खुले हैं। और अब अगली जो तैयारी हो रही है ना, वो 2023 की प्लानिंग हो रही है। इसलिए बाहर भाग गए, केस नहीं लगा रहे, केस चलने नहीं दे रहे कि वो हालात और वाक़यात अपनी फेवर में। ये रिकॉर्ड पे रहनी है चीज़ें ये सारी, इसलिए रिकॉर्ड पे रख रहे हैं सारा कुछ। अब आप लोगों का इस पर कमेंट्स आएंगे। जो मैंने प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम मैंने जेहन में है, मुख्तलिफ जजमेंट को लेके वो मैं तफसीली बात करूँगा आपसे। 2023 से क्या मुराद है, आप देखते हैं आप क्या समझते हैं इसको, या आप क्या कहते हैं, आपके माइंड में क्या है। और इसीलिए वो प्लानिंग उनकी चल रही है। इतना खौफ क्या बात है, आए अगर डिसाइड करें। मेरिट पे आपके पास सबूत नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस वाले कोई लोग कहते हैं करप्शन नहीं की। मैं चैलेंज कर रहा हूं, सेक्शन 9 पढ़ लें, ओनस आप पे है। आपने ये नोट लगे हुए साबित नहीं करना कि नोट पे निशान लगे हुए देने। आपने प्रोजेक्ट से करप्शन नहीं साबित कर रही है। ये कानून है, जब कानून है व्हाइट कॉलर क्राइम की, यही डेफिनेशन है। SRO जारी कर देना, एडवांटेज देना, ये सारा रिकॉर्ड पे है। बहरहाल अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।